हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम स्पेक्ट्रम के बैक साइड के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। इससे पहले मैंने स्पेक्ट्रम से 7 यूनिट कवर कर रखा है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे विशिष्ट आंदोलनों से संबंध व्यक्तित्व। सबसे पहला जो आंदोलन है वो है स्वदेशी आंदोलन। अब हम जानेंगे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा था। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बम्बई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया बाल गंगाधर तिलक ने, और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्र शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की और स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया। दूसरे जो व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किए। अपने अभियान में लाला लाजपत राय ने अजीत सिंह से सहायता मिली थी। लाला लाजपत राय को कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया है। अगले जो व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो है सैयद हैदर रजा। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। अगले व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया चिदम्बरम पिल्लई ने और तुतीकोरिन कोरल मील की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। किसने? चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी टीम नेविगेशन की स्थापना की मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में। अगले जो व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस में गर्म दल के अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। अगले जो व्यक्ति है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो है लियाकत हुसैन। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया और 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने के लिए उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। किसने लिखा? लियाकत हुसैन ने। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन प्रदान किया था, जिसमें शामिल है गजनवी रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोनी रजमान, इस्माइल हुसैन, सिराजी, अब्दुल हुसैन और अब्दुल गफ्फार। अगले जो व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो है श्याम सुंदर चक्रवर्ती। स्वदेशी आंदोलन से संबंध राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है श्याम सुंदर चक्रवर्ती। अगले व्यक्ति हैं रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। ये भी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन के लिए काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और लोगों से अपील की कि वो इस दिन को अपने घर में चूल्हे न जलाएं। अगले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की रविंद्रनाथ टैगोर ने और बंगाली लोकगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की और लोगों में आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बढ़ाने के लिए वे रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। अगले व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित अरविंद घोष। अरविंद घोष आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। किसको? अरविंद घोष को।
जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन तथा भारत की स्थिति और संस्कृति से संबंध शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अरविंद घोष ने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल और राष्ट्र शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन और समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्हें कार्यों में जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बनर्जी और घोष ने ही किया था। अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनेक सभाओं को भी संबोधित किया इन्होंने। कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन इनके प्रमुख सहयोगी थे। अगले व्यक्ति हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित अश्वनी कुमार दत्त। ये एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। इन्होंने बारिसल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया, अश्विनी कुमार दत्त ने। अगले व्यक्ति हैं प्रमथनाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। इन तीनों ने मिलकर के कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। प्रमथनाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। अगले व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। अगले व्यक्ति थे जो कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करते थे, वो हैं अब्दुल हालिम गजनवी। ये पेशे से जमींदार और वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की। किसने? अब्दुल हालिम गजनवी ने। अब्दुल कलाम आजाद इनके प्रमुख सहयोगी थे। अगले व्यक्ति हैं जो समर्थक थे स्वदेशी आंदोलन के, वो है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कि कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगले व्यक्ति हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, वो हैं आचार्य पीसी राय। इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, गिरिंद्र मोहनी दोषी, सैयद अबू मोहम्मद, इन्होंने स्वदेशी की तर्ज पर अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। किसने? मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, गिरिंद्र मोहनी दोषी और सैयद अबू मोहम्मद। गिरीश चंद्र घोष, शिरोदेव प्रसाद विद्या विनोद एवं अमृतलाल बोस ये नाटककार थे, जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अगले व्यक्ति हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, वो हैं अश्विनी कुमार बनर्जी। एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे ये। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा अगस्त 1906 में बजबज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? अश्विनी कुमार घोष ने। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने अपनी डांस सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मोतीलाल घोष, ये अमृत बाजार पत्रिका समूह से संबद्ध थे। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और इन्होंने भारतीयों में अपने उत्तेजक एवं देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। किसने? मोतीलाल घोष ने। अगले जो व्यक्ति हैं समर्थक थे स्वदेशी आंदोलन के, वो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इन्होंने अपने संध्या एवं युगांतर नामक पत्रों के माध्यम से स्वराज एवं स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। अगले व्यक्ति हैं जोगेंद्र चंद्र। इन्होंने मार्च 1904 में
कोष एकत्रित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना था। अगले व्यक्ति है मनिंद्र नंदी। मनिंद्र नंदी कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अनेक उद्योगों की स्थापना की। अगले व्यक्ति है कालीशंकर शुक्ल। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पैम्फलेट प्रकाशित किए और नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण के लिए विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। अगले व्यक्ति है सुंदरलाल। सुंदरलाल उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया। अगले व्यक्ति हैं कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता। कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। अगले व्यक्ति हैं लाल हरकिशन लाल। लाला हरकिशन लाल इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन ने ट्यूबन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की। किसने? लाला हरकिशन लाल ने। नेक्स्ट, मोहम्मद शफी एवं फजल ए हसन। ये दोनों ही पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो कि रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। अगले जो व्यक्ति है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वो है बी कृष्णस्वामी अय्यर। ये बी कृष्णस्वामी अय्यर मद्रास प्रेसिडेंसी के माइलापोर ग्रुप के प्रमुख थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम और एम कृष्णा राव ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से थे, लेकिन वी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद थे। टी प्रकाशम और कृष्ण राव ने मिलकर के 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। अगले व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम भारती। ये एक प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान और प्रसार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। किसने? सुब्रमण्यम भारती ने। अगले जो व्यक्ति रहे वो हैं प्रभात कुसुम रायचौधरी और अपूर्व कुमार घोष। ये दोनों ही पेशे से वकील थे और इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभात कुसुम रायचौधरी और अपूर्व कुमार घोष ने। अगले व्यक्ति हैं प्रेमतोष बोस। ये एक अन्य प्रमुख मजदूर नेता थे। हेमचंद्र कानूनगो, इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में से होती है। हेमचंद्र कानूनगो की गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में से होती है। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए ये पेरिस गए। इन्होंने पेरिस से लौटने के बाद कलकत्ता में एक बम कारखाना और धार्मिक स्कूल की स्थापना की। हेमचंद्र कानूनगो ने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये दोनों ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। पुलिनदास दक्कन अनुशीलन की स्थापना की। ये 12 डकैती कांड से भी संबद्ध थे। पुलिनदास। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ये प्रांतीय स्वायत्तता और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। सचिंद्रनाथ सान्याल बनारस के क्रांतिकारी थे। सचिंद्रनाथ सान्याल जिन पर कि एम समाध्यक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था। एम समाध्यक्ष संध्या के संपादक थे। सावरकर बंधु, इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों को अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह किया। सावरकर बंधु ने। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ वो है असहयोग आंदोलन। अब आगे हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा। असहयोग आंदोलन से संबंधित सबसे पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी।
मार्च 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कि उन्होंने अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी जी असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। इन्होंने लोगों से स्वदेशी सिद्धांत और प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया, जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत कातना और छुआछूत को दूर करने जैसी बातें शामिल थी। 1921 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लाखों लोगों को संबोधित किया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, वो हैं CR दास। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कालांतर में आंदोलन प्रारंभ होने पर अपना सक्रिय योगदान दिया। ये एक प्रख्यात वकील थे CR दास, लेकिन आंदोलन के पक्ष में इन्होंने अपनी वकालत का परित्याग कर दिया। इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे। मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ सैमसल, चटगांव में JM सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। अपने इन तीनों सहयोगी के साथ मिलकर के CR दास ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अगले व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, वो है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसान सभा के गठन एवं क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निर्णय का इन्होंने तीव्र विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अगले व्यक्ति हैं JM सेनगुप्ता। ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने असम के चाय बागानों के मजदूरों की हड़ताल और उनकी मांगों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया था। JM सेनगुप्ता ने। बसंती देवी जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित थी, ये CR दास की पत्नी थी। 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक थी, बसंती देवी। अगले व्यक्ति हैं वीरेंद्रनाथ सैमसल। इन्होंने मिदनापुर के कोंताई और तामलुक सब डिवीजनों में यूनियन बोर्ड विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया। नवंबर-दिसंबर 1921 में इन्होंने मिदनापुर में कर न अदायगी अभियान चलाया, वीरेंद्रनाथ सैमसल ने। अगले व्यक्ति हैं जितेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने बोगरा, पाबना और वीरभूमि में 1921 में चलाए गए बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने असहयोग आंदोलन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और उसके समर्थन में सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया, प्रधानाचार्य। अगले व्यक्ति हैं अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के इन दोनों नेताओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों नेताओं ने गांधी जी को अनेक भारत भ्रमण में सहयोग पहुंचाया और आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। आंदोलन के प्रसार में भी इन दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का ब्रिटिश सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। बाद में इन दोनों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया, अली बंधुओं को। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, वो है मोतीलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा असहयोग के आग्रह के कारण इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध वकील जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में अपनी वकालत छोड़ दी, उनमें शामिल हैं MR जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, T प्रकाशम और आसफ अली। इन प्रसिद्ध वकीलों के अपने पेशे से त्यागपत्र देने के कारण तत्कालीन अन्य भारतीय जो सरकारी सेवाओं और सरकारी संस्थाओं से संबंध विच्छेद कर आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़े रहे थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का अभूतपूर्व संचार हुआ। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, वो हैं लाला लाजपत राय। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग की नीति से सहमत नहीं थे, असहमत थे और शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार की नीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो आंदोलन का समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने 1922 में आंदोलन वापस लिए जाने के निर्णय का तीव्र विरोध भी किया। अगले व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद।
इन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गुजरात में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मत था कि असहयोग की नीति क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा अधिक उपयुक्त नीति है और इसी के माध्यम से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त किया जा सकता है। अगले व्यक्ति है मोतीलाल तेजावत। इन्होंने असहयोग की गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए भीलों को संगठित किया। मोतीलाल तेजावत ने असहयोग की गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए भीलों को संगठित किया और भील आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अगले व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कि समर्थन करते थे इसका, अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने आंध्र में जनजातियों को संगठित किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन से जोड़ करके जनजातीय क्षेत्रों में असहयोग की भावना के प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगले व्यक्ति हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी खिलाफत के नेता थे। इन्होंने अली बंधुओं की गिरफ्तारी की निंदा की और भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग की। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कोआसजी जहांगीर, फ्रोजे सेथना और शीतलवाद, ये सभी औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग से संबद्ध थे। इन्होंने 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना की। कुन्हमद हाजी, कालाथिंगल मामद, अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल और इम्बेची कोया थंगल, इन सभी ने विभिन्न स्थानों में स्थापित खिलाफत गणराज्यों के अध्यक्षों की भूमिका निभाई। के माधवन नायर, यू गोपाला मेनन, याकूब हसन और पी मोइनुद्दीन कोया, ये सभी खिलाफत के नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। के माधवन नायर को, यू गोपाला मेनन को, याकूब हसन को और पी मोइनुद्दीन कोया को। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित वो हैं मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान एक अन्य खिलाफत प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने कलकत्ता में अनेक स्वयंसेवी संगठनों और ट्रेड यूनियनों को संगठित किया। स्वामी विश्वानंद रामजस अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी खदान कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ था। स्वामी विश्वानंद को रामजस अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी खदान कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ में मिलकर के असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज और झारिया की अनेक कोयला और खनिजों की खानों में मजदूरों को संगठित किया। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित वो है किशन सिंह और मोटा सिंह। किशन सिंह और मोटा सिंह, इन्होंने जालंधर और होशियारपुर में 1921 में बड़बर अकाली दल का गठन किया और कर न अदायगी आंदोलन चलाया। किशन सिंह और मोटा सिंह ने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगले व्यक्ति हैं जयराम दास दौलतराम। ये महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले व्यक्ति हैं स्वामी गोविंदानंद। ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे। राजद्रोह के आरोप में मई 1921 में स्वामी गोविंदानंद को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में ये कांग्रेस के विरोधी हो गए। और अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित वो हैं S.A. डांगे, R.S. निमकर, B.D. सथाई, R.V. नाथकर्णी, S.V. देशपांडे और K.N. जोगलेकर। ये सभी सिद्धांतवादी छात्र समूहों से संबद्ध थे और आंदोलन को प्रोत्साहित करने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। लेकिन ये गांधीवादी विचारों की तर्ज पर अपने कार्यक्रमों को चलाने के समर्थक नहीं थे। ये सभी R.B. लोटवाला नामक एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी से अत्यधिक प्रेरित थे। S.A. डांगे ने 1921 में गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी। S.A. डांगे ने 1921 में गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में डांगे ने कारखानों के राष्ट्रीयकरण
जमींदारी भूमि को काश्तकारी के मध्य वितरित करने और स्वराज्य की स्थापना की वकालत की। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित वो है थिरुविका। थिरुविका मजदूर आंदोलन को प्रोत्साहित किया। थिरुविका ने मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहित किया और बंकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों में जुलाई से अक्टूबर 1921 तक चलने वाली हड़ताल को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अगले व्यक्ति हैं सिंगारवेलु चेट्टियार। ये मद्रास के एक प्रसिद्ध वकील और मजदूर संगठनकर्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजदूरों के उदय में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। ये दक्षिण भारत के प्रथम साम्यवादी थे। सिंगारवेलु चेट्टियार ये अहिंसक असहयोग की नीति को पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक थे। अगले व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारामैया। इन सभी ने आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलनों का नेतृत्व किया। अगले व्यक्ति हैं दुग्गिराला गोपाल कृष्णैया। इन्होंने गुंटूर जिले के चिराला पराला नामक छोटे छोटे शहर के निवासियों को सरकार द्वारा शहर में नगरपालिका के निर्माण के प्रस्ताव और स्थानीय करों में वृद्धि करने के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए संगठित किया। एनसी बारदोलोई ये असम के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बागानों में हड़ताल किए जाने के विरोधी थे ये, क्योंकि ये स्वयं एक बागान मालिक थे। अगले व्यक्ति हैं अंबिकागिरी राय चौधरी। ये असम केसरी के नाम से विख्यात थी। अंबिकागिरी राय चौधरी असमिया लोगों पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। इन्होंने असम वासियों में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले व्यक्ति जो हैं असहयोग आंदोलन के समर्थक वो हैं मुजफ्फर अहमद। इन्होंने कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना की। एम एन राय और नलिनी गुप्ता के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था। अगले व्यक्ति हैं सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। ये कलकत्ता के एक छात्र नेता थे जिन्होंने राजशक्कीय नदियां तथा पावना मुर्शिदाबाद सीमा क्षेत्र में नील के बलपूर्वक खेती कराए जाने का विरोध कर रहे किसानों को संगठित किया। अगले व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत और लाला बहादुर शास्त्री। इन सभी ने अपना राजनीतिक जीवन 1920 से 21 के समय प्रारंभ किया था। ये वो समय था जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर में चल रहा था। अगले व्यक्ति है प्रेमचंद्र, प्रख्यात उपन्यासकार। फरवरी 1921 में इन्होंने गोरखपुर सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और आज नामक पत्र के प्रकाशन से जुड़ गए। इन्होंने उपन्यासों, प्रेमाश्चर्य और रंगभूमि में गांधीवादी सिद्धांतों और मूल्यों की झलक दिखाई देती थी। इनमें प्रेमचंद्र ने असहयोग को स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन के समर्थक वो हैं बाबा रामचंद्र दक्षिण अवध और दक्षिण पूर्वी अवध में विभिन्न किसान विद्रोहों को संगठित किया। बाबा रामचंद्र ने और इन किसान विद्रोहों को असहयोग आंदोलनों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले व्यक्ति हैं ए शाह नईम। इन्होंने स्वयं को सालोन का राजा घोषित किया और कर न अदायगी करने का आंदोलन चलाया ए शाह नईम ने। अगले जो व्यक्ति हैं समर्थक असहयोग आंदोलन के वो हैं एम.एन. रॉय। ये एक साम्यवादी नेता थे। इन्होंने वैगार्ड नामक साम्यवादी पत्र का संपादन भी किया। इन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा चौरी चौरा घटना से संबद्ध 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था एम.एन. रॉय ने और इसकी भर्त्सना भी की। बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल करके 19 को मृत्युदंड दिया और शेष को देश से निर्वासित कर दिया। अगले जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित वो हैं भगवान अहिर। ये गोरखपुर के एक सैन्य पेंशन भोगी नागरिक थे जिन्हें पुलिस
द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। इस घटना से गोरखपुर में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं भड़क उठी और इसकी परिणति द्वारा किसानों के द्वारा चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के रूप में हुई। इसके बाद जो तीसरा आंदोलन हुआ था वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनके क्या क्या योगदान थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े सबसे प्रथम व्यक्ति और जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया वो है महात्मा गांधी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इससे पहले वो 5 अप्रैल को साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे और अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक का निर्माण कर सरकार द्वारा आरोपित किए गए नमक कानून की अवज्ञा की। महात्मा गांधी इस आंदोलन के सबसे मुख्य पात्र थे और उनके कार्यों और विचारों ने लाखों देशवासियों को प्रभावित किया। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी भारतीय, मुख्यतः सबसे निचले तबके के लोग सक्रियता से भागीदारी निभाएं। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया। 30 अप्रैल 1930 का ये पुलिस द्वारा 30 अप्रैल को 1930 में ये पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वो हैं के केलपन। के केलपन ये नायर कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया और सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की। अगले व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रियता से जुड़ गए थे। जवाहरलाल नेहरू सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रियता से जुड़े हुए थे। सरकारी नमक कानून की अवज्ञा के आरोप में 17 अप्रैल 1930 को 17 अप्रैल 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया और संविधान सभा के गठन की मांग की। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वो हैं पी कृष्णा पिल्लई। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की और 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भर्त्सना की। बाद में उन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया। पी कृष्णा पिल्लई ने। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्वयंसेवियों का एक संगठन बनाया जिसे कि खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान और उनके संगठन खुदाई खिदमतगार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली जो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की समर्थक वो थी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। इन्होंने धरसाड़ा नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किया और सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किया। धरसाड़ा में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मणिलाल और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में निकट सहयोगी रहे इमाम साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। अगले व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सूर्य सेन। इनके चटगांव विद्रोह ग्रुप ने 2 सरकारी शस्त्रागारों पर आक्रमण किया और प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। इन्होंने भारतीय गणराज्य की सेना के नाम से एक घोषणा जारी की और भारतीयों से ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करने की अपील की। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वो हैं अब्बास तैयब जी। बम्बई के एक मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी के उपरांत उनका स्थान ले लिया वो थे अब्बास तैयब जी, लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं अम्बालाल साराभाई और कस्तूरभाई लाल भाई। अम्बालाल साराभाई और कस्तूरभाई लाल भाई इन्होंने कांग्रेस और बॉम्बे मिल मालिकों एवं उद्योगपतियों के मध्य गतिरोध को दूर करने के लिए मोतीलाल नेहरू द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया। प्रसिद्ध उद्योगपतियों जैसे यथा जीडी बिरला जिन्होंने 1 से 5 लाख तक दान में दिए,
जमना लाल बजाज, जिन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाला, बम्बई में गांधी जी के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। जमना लाल बजाज। होमी मोदी, बालचंद्र हीराचंद, लालजी नारंगी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और लाला श्रीराम इत्यादि ने आंदोलन के प्रथम चरण में उसे प्रशंसनीय सहयोग प्रदान किया। मार्च 1931 में बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में होमी मोदी ने कहा कि यद्यपि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इनके हड़तालों और प्रदर्शनों की रणनीति से भारतीय उद्योग और व्यवसाय जगत पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। नारंगी और ठाकुर दास, जिनकी 1921 के दौर में आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उन्होंने मांग की कि वित्त, मुद्रा, बजट नीति और रेलवे से संबंधित नीतियों में भारत का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। हालांकि सितंबर 1930 के बाद आंदोलन को समर्थन प्रदान करने में उद्योगपतियों और व्यवसायियों के रुख में उल्लेखनीय कमी आई। इस समयावधि में अनेक बार उद्योगपतियों और कांग्रेस के मध्य तीव्र मतभेद दर्ज किए गए हैं। अगले जो व्यक्ति थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, वो है चंद्रप्रभा सैकियानी। इन्होंने असम के कद्दारी गांव वासियों को सरकारी वन कानूनों के उल्लंघन के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता, इन्होंने बंगाल कांग्रेस के एक धड़े के रूप में प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार में सराहनीय योगदान दिया। मई 1933 में गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने के निर्णय की सुभाष चंद्र बोस ने कड़ी आलोचना की। विट्ठल भाई पटेल ने भी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को पूर्ण समर्थन दिया। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो हैं बोंगा माझी और सोमरा मांझी। इन्होंने बिहार के हजारीबाग क्षेत्र में आंदोलन के प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, वो हैं कालका प्रसाद। कालका प्रसाद रायबरेली के एक स्थानीय नेता थे, जिन्होंने कर न अदायगी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। अगले व्यक्ति हैं संती एवं सुनील चौधरी। इन्होंने तिपेरा के जिला अधिकारी स्टीवन की हत्या कर दी। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचालक थी। अगले व्यक्ति हैं सेठ अचल सिंह। सेठ अचल सिंह एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्तपोषण किया और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक थे, सेठ अचल सिंह। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो हैं शेख अब्दुल्ला। ये एक मुस्लिम स्नातक थे, जिन्होंने बाद में उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया। 31 जुलाई 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल में आक्रमण किया, जहां पे पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए। इनका पीएन बजाज के नेतृत्व वाले जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन से भी गहन संपर्क था। इनका पीएन बजाज के नेतृत्व वाले जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन से भी गहन समर्थक था। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, वो है मोहम्मद यासीन खान। ये पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने महाराजा जय सिंह सवाई द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार और जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियाओ, जिसमें इस्लाम से प्रभावित अर्ध जनजातीय कृषक समुदाय थे, उसके विरोध को संगठित किया। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो हैं के.एम. अशरफ। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार थे। के.एम. अशरफ मार्क्सवादी इतिहासकार थे। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ये 1920 के दशक में गांधीवादी विचारों के मुख्य प्रवर्तक बने, लेकिन गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर दिया। अगले जो व्यक्ति हैं वो है सत्यमूर्ति, भूला भाई देसाई, M.A. अंसारी और B.C. राय। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने में सराहनीय योगदान दिया।
अगले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहराली और अशोक मेहता एवं मीनू मसानी। इन सभी का मानना था कि कांग्रेस को वामपंथियों से गठजोड़ कर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगले व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक संपूर्णानंद। इन्होंने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किया और 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल प्रारंभ किया। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल को सहयोग और समर्थन प्रदान किया। अगले व्यक्ति हैं KF नरीमन और यूसुफ मेहर अली। इन्होंने कांग्रेस के युवा शाखा का नेतृत्व किया। कालांतर में इनका उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में हुआ था। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो है स्वामी गोविंदानंद। इन्होंने कराची और सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। एनवी गाडगिल अपने समाजवादी विचारों को प्रसारित करते हुए 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। बाद में इन्होंने गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज, जो कि पूना के केशव राव जेधे के नेतृत्व में हुआ, उससे मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया एनवी गाडगिल ने। अगले जो व्यक्ति हैं वो है BR अम्बेडकर। ये महार जाति के दलित नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई और समाज के इस कुरीति को समाप्त करने की मांग की। 1930 में इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक आंदोलन को अपने पक्ष में करने में असफल रही और अंततः उसे अम्बेडकर से समझौता करना पड़ा। अगले व्यक्ति हैं गोपाल बंधु चौधरी। उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया इन्होंने और पुरी, बालासोर और कटक में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। अगले व्यक्ति हैं तरुणाराम फुक्कन एवं NC बारदोलोई। ये दोनों ही प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे जिन्होंने असम में आंदोलन के पक्ष में कार्य किया, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर वन सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया। अगले व्यक्ति हैं जदुनंद शर्मा। ये बिहार के गया जिले में किसान और आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेताओं में प्रमुख नेता थे। जदुनंद शर्मा बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेताओं के प्रमुख नेता थे। अगले जो व्यक्ति हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो हैं दुग्गीराला बालाराम कृष्णैया। इन्होंने 1931 में आंध्र के तटीय क्षेत्र में विशेषकर कृष्णा जिले में लगान विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक पुस्तक लिखी, जिसने इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले व्यक्ति हैं NV रामा नायडू और NC रंगा। इन्होंने 1931 में वेंकटागिरी राज्य नेल्लौर में वन सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं AK गोपालन। ये एक स्कूल शिक्षक थे जिनकी गणना केरल के गुरुवायूर में लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में की थी। कालांतर में ये केरल के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय साम्यवादी कृषक बने। AK गोपालन। अगले जो व्यक्ति थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक, वो है मन्नू गोंड और चित्तू कोयिकू। इन दोनों ने मध्य प्रांत के बैतूल नामक स्थान में वन सत्याग्रह प्रारंभ किया। मौलाना भसानी सिराजगंज में विशाल प्रजा सम्मेलन आयोजित किया मौलाना भसानी ने और जमींदारी उन्मूलन एवं ऋणों में छूट की मांग की। अगले व्यक्ति हैं BT रणदेव और SV देशपांडे। बम्बई के और अब्दुल हलीम सोमनाथ लाहिरी और रानीन कलकत्ता के प्रमुख साम्यवादी क्रांतिकारी थे। BT रणदेव और SV देशपांडे बम्बई के और अब्दुल हलीम सोमनाथ लाहिरी और रानीन सेन कलकत्ता के प्रमुख राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। इन सभी ने कई मजदूर हड़तालों को संगठित किया। BB कार्निक, मणिबेन कारा, रजनी मुखर्जी और निहिरेंदु दत्त अन्य प्रमुख नेता थे जिन्होंने विभिन्न औद्योगिक संघ गतिविधियां प्रारंभ की। अगले व्यक्ति हैं MN रॉय। इन्होंने और इनके अनुयायियों ने
समाजवादी विचारधाराओं को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। एम.एन. रॉय ने और इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया और अवध में कर अदायगी के विरुद्ध आंदोलन शुरुआत की। इसके बाद जो आंदोलन हुआ वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे प्रथम नेता थे महात्मा गांधी। सबसे पहले समर्थक थे महात्मा गांधी और सबसे पहले संबंधी थे महात्मा गांधी। इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिया था उनसे भारत का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। उसके बाद उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भाप करके गांधी जी ने ये ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने बंबई के गवालियर टैंक मैदान में अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं पे उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्हें 21 दिनों का उपवास रखा। गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा फरवरी 1943 में। अगले जो व्यक्ति थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित वो थे जयप्रकाश नारायण। ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका और अच्युत पटवर्धन ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा और ब्रिटिश शासन की नींव को हिला करके रख दिया। इसके बाद अगले जो समर्थक थे भारत छोड़ो आंदोलन से वो हैं चित्तू पांडे। ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस स्थानों और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अगली जो थी भारत छोड़ो आंदोलन की समर्थक वो थी उषा मेहता। इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई थी। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने कि आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। अगले जो व्यक्ति थे भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक वो थे जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो शुरुआती दौर में नेहरू ने गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे उदारवादियों को समर्थन किया, लेकिन बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत छोड़ो आंदोलन की अगली जो समर्थक हैं वो हैं सुमति मोरारजी। इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में इनकी गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति में की जाने लगी। अगले हैं रासबिहारी बोस। ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया, जो कि मार्च 1942 में स्थापित हुआ था। इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के बाद इन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। अगले व्यक्ति हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक, वो है कैप्टन मोहन सिंह। ये एक भारतीय सैनिक थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया और जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ में मिलकर के काम करने का आदेश दिया। इन्हें INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया, कैप्टन मोहन सिंह को। अगले जो व्यक्ति हैं वो है सुभाष चंद्र बोस 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक ये जो नारा था, ये सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। इनके नेतृत्व में INA ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी।
अगले जो व्यक्ति हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक, वो हैं सी राजगोपालाचारी और भूला भाई देसाई। ये दोनों ही कट्टर उदारवादी थे जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए। जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने, राजगोपालाचारी और भूला भाई देसाई, दोनों ने ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। केजी मशरूवाला, इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखा था। इनका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना था। अगले हैं केटी बाश्यम। ये बेंगलोर के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कई औद्योगिक संघों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई हड़तालों का आयोजन करने में सहायता की थी। सतीश सामंत, ये स्थानीय कांग्रेसी नेता और तामलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में विद्रोह राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी सतीश सामंत का। मातंगिनी हाजरा, ये तामलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। मातंगिनी हाजरा 29 सितंबर 1929 को सूताहाटा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। मातंगिनी ने गोली लगने के बाद भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा था। अगले जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं वो है लक्ष्मण नायक। ये एक अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने कोरापुत के जनजातीय तबके को जयपुर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए संगठित किया। इसके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया और तोड़फोड़ की। एक वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले व्यक्ति हैं नाना पाटिल। इन्होंने सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसके बाद आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। सारे ही जो इस सेशन में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले आते हैं हम गवर्नर जनरल पे। गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक इनका शासनकाल था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1774 का रोहिल्ला युद्ध, 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि, ये सारे वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल की घटना है। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध, बनारस के राजा चैत सिंह के साथ में विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों में ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। ये वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति हुई। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई। कलकत्ता में बंगाल की राजधानी घोषित की, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित की वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। इसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो शासनकाल था वो 1786 से 1793 तक था। अब इनके शासनकाल की में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण हुआ 1793 में, जिसमें कि अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ। प्रशासन का यूरोपीयकरण और सिविल सेवाएं प्रारंभ की। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा। 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो गई इनकी। इसके बाद अगले जो आए वो हैं सर जॉन शोर। 1793 से 1798 तक इनका शासनकाल था। अब इनके शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें हुई। 1793 का चार्टर अधिनियम आया।
निज़ाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई 1795 में। 1795 में अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप हुआ। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय होना। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई, सबसे पहले सहायक संधि की नीति की शुरुआत हुई 1798 में। सबसे पहले ये संधि हैदराबाद के निजाम से हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे 1799 में। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 तक चला। तंजौर 1799 में। सूरत 1800 में। कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। और बसीन की संधि हुई 1802 में 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। 1805 से 1807 तक सर जॉर्ज बार्लो का शासनकाल रहा था। इनके शासनकाल की दो ही विशेषता घटना थी। रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक थे ये, और वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में। इसके बाद आए लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक इनका शासनकाल था। रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि हुई लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे 1809 में। इसके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 तक इनका शासनकाल था। 1830 to 1823। इनके शासनकाल में जो जो चीज़ें हुई वो हैं अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 to 16, और सागौली की संधि हुई 1860 में। तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1870 to 90, और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818 में। पिंडारियों का दमन हुआ 1817 से 18 में। सिंधिया के साथ संधि हुई 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एम्सहर्ट। इनके शासनकाल की बात करें तो 1823 से 28 तक था। इनके शासनकाल की घटना है प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में। भरतपुर का अधिग्रहण हुआ 1826 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 35 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगा था 1829 में। ठगी प्रथा का भी अंत हुआ 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम पास हुआ। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा हुई। मैसूर 1831 में। दुर्ग 1834, मध्य कक्षा 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हुई लॉर्ड बेंटिंक के टाइम पे। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय और ब्रह्मकारी न्यायालयों की समाप्ति। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति हुई। इसके बाद आए लॉर्ड मेटकाफ 1835 to 36। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई मेटकाफ के टाइम पे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 to 1842 तक थे ये। प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1838 से 42 तक चला। रणजीत सिंह की मृत्यु भी हुई लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे 1839 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। 1842 to 1844 इनका शासनकाल था। सिंध का विलय हुआ 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1844 से 1848 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1846 to 46 1846 में, और लाहौर की संधि हुई। सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या और नरबली की प्रथा पर रोक लगा दिया इन्होंने। अगले जो आए लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 तक। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया 1849 में। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण हुआ 1852 में। व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854
और स्थानीय भाषा के स्कूलों और सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई। इसके साथ ही डलहौजी के शासनकाल में रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र जो था 1853 में बम्बई और ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। दूसरी 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य। पहली चली कहाँ से? बम्बई से ठाणे के मध्य 1853 में, और दूसरी चली 1844 में कलकत्ता से रानीगंज के समय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इन्हीं के समय में टेलीग्राफ और डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ा गया और 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। इसके साथ ही गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया इनके समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, लॉर्ड डलहौजी ने लाया। पेशवा की पेंशन की समाप्ति कर दिया इन्होंने 1853 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 to 57, 1 साल का शासनकाल था इनका। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की इन्होंने। 1857 का विद्रोह हुआ इन्हीं के शासनकाल में। अब गवर्नर जनरल के बाद आते हैं हम वायसराय पे। प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहीं से वायसराय की शुरुआत हुई। 1858 to 62 तक रहे ये। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। यूरोप सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1961 में आया। पुलिस विभाग का गठन हुआ 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसके बाद जो दूसरे वायसराय बने वो है लॉर्ड एलिंगन प्रथम। इनके शासन की बात करें तो 1 साल था 1862 से 63 तक। इन्हीं ने वहाबी आंदोलन हुआ इनके शासनकाल में। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान हुआ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 1864 से 69 तक इनका शासनकाल था। भूटान युद्ध हुआ 1865 में लॉरेंस के टाइम पे ही। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया इन्होंने, लॉरेंस ने। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। इनकी शासनकाल 1869 से 72 तक था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के टाइम पे। केंद्र और प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1871 में। इसके बाद 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो के टाइम से ही जनगणना शुरुआत हुई। 1871 में पहली जनगणना हुई थी। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इसके बाद जो आते हैं वायसराय वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई 1875 में। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला। पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन 76 से 1880 तक रहे थे। ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से और पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई 1878 में। इसके साथ ही लिटन के टाइम में राजकीय उपाधि अधिनियम 1871 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद की उपाधि धारण की लिटन के समय में ही। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया इन्हीं के शासनकाल में 1878 में। 1878 में आर्म्स एक्ट भी 1878 में ही आया। द्वितीय अफगान युद्ध भी हुआ इन्हीं के शासनकाल में, लिटन के शासनकाल में। 1878 से 80 तक चला था ये युद्ध। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड रिपन। इनके शासनकाल 4 साल चला 1880 से 84 तक रिपन का। इनके शासनकाल में अफगानिस्तान से संधि हुआ 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुई।
1881 में श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई। 1882 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण हुआ। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव आया। 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में, और इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 से 84 में। इसके बाद जो अगले वाइस राय आते हैं वो आते हैं डफरिन। 2 साल इनका शासनकाल था, 4 साल, 1884 से 1880 तक ये रहे थे। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ डफरिन के शासनकाल में ही, 1885 से 86 तक चला था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो वायसराय आए वो है लॉर्ड लैंसडाउन। इनके शासनकाल 1888 से 94 तक चला। इन्हीं के शासनकाल में कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1891 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1892 में। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग की स्थापना हुई लैंसडाउन के शासनकाल में 1893 में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। 1894 से 99 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में चित्राल विद्रोह हुआ, पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हुई। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो हैं लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल था। कर्जन के समय में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया 1899 में। प्राचीर स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। कृषि बैंक की स्थापना हुई कर्जन के समय में ही। बंगाल का विभाजन भी कर्जन के टाइम पे हुआ था। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में। कर्जन किचनर विवाद हुआ। तिब्बत में यंगस बैंड मिशन चला तिब्बत में 1904 में, यंगस बैंड मिशन। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 10 तक इनका शासनकाल था। बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया इनके शासनकाल में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 16 तक इनका शासनकाल था। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, जो कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह ही था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा की स्थापना हुई 1915 में। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल की स्थापना हुई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ 1918 में। इसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणाएं हुई 1917 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ इनके शासनकाल में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में और शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति हुई 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई इन्हीं के शासनकाल में हुई 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति हुई। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय ये थे एसपी सिन्हा, जो कि बिहार से थे। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड रिडिंग। 1921 से 26 तक इनका शासनकाल रहा था।
इनके शासनकाल में चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था रीडिंग के टाइम पे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हुई। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए रीडिंग के समय में ही। इसके साथ ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 में आईसीएस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन में करोन का निर्णय हुआ। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई रीडिंग के टाइम पे ही। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल था 1926 टू 1931। इनके शासनकाल में साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में हुआ और भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ। इरविन के समय में भारत में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण के लिए लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देशीय रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई 1927 में। इरविन के समय की शारीय घटना है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट हुआ 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस और बॉम्बे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो गई 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना हुई 1929 में इरविन के शासनकाल में। इसके बाद कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा हुआ मार्च 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा हुई 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ 1930 में। गांधी इरविन समझौता भी हुआ इरविन के समय में ही 1931 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड विलिंगडन। इनका शासनकाल 1931 से 36 तक था। इनके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। सम्मेलन जो था वो असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया 1933 में विलिंगडन के टाइम में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन हुआ। उन्होंने पूना समझौते 1932 के बाद अपना अनशन तोड़ा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित आया विलिंगडन के टाइम पे ही। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका शासनकाल 1936 से 44 तक था। प्रथम आम चुनाव हुआ इनके शासनकाल में 36 से 37 तक। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ इसको। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया 1939 में लिनलिथगो के समय में। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ 1938 में। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना हुई 1939 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित हुआ 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। विंस्टन चर्चिल 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ 1941 में और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा।
कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इन्हीं के टाइम पे सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में, जो कि 1944 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल 1944 से 47 तक चला था। इनके शासनकाल में सी राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल हुई 1944 में वेवेल के शासनकाल में। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। इसके साथ ही वेवेल के शासनकाल में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना हुई सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद अगले जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 48 तक इनका शासनकाल था, 1 साल का। इन्होंने 3 जून योजना की घोषणा की। 3 जून योजना की घोषणा की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत और पारित किया। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता भी मिला इन्हीं के शासनकाल में और विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुई लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। अब सेकंड के बाद आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र। तो बात करते हैं हम भारत में जो संवैधानिक जितनी भी प्रक्रिया हुई हैं उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट के बाद कुछ विशेष मामलों में बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार यानी यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की नींव रखी। लॉर्ड नॉर्थ ने इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया था कि वो कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट, निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक आर्टिकल जो है वो इस तरीके से बनाया गया था कि वो कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट और निर्णायक स्वरूप प्रदान करे। बर्फ के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय अवस्था और राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ये जो बॉक्स है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट बना। इस एक्ट में कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्य वाले परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों की पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। बम्बई और मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय काउंसिलें बनाई गई। सर कार्टने इल्बर्ट इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इनके अनुसार इस अधिनियम के द्वारा पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण और प्रतिनिरीक्षण की ये व्यवस्था 1858 तक चलती रही। इसके पीट्स इंडिया एक्ट के बाद आया चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।
ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर के ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस एक्ट के तहत भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। चाय के व्यापार और चीन के साथ में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। लॉर्ड मारिल के अनुसार ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसके तहत ब्रिटिश संसद को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छानुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। पहली बार व्यवस्थापिकाओं को ये अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती है। चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1858 का अधिनियम आया। इसके तहत भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अब वो भारत में ताज यानी क्राउन का प्रतिनिधि होगा। भारत सचिव और भारत परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत केंद्र प्रेसिडेंसियों और प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना हुई। काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार और कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके तहत भारतीय परिषद और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति का प्रथम बार प्रावधान हुआ। परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संख्या दी गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना हुई। परिषद में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके बाद आया मार्ले मिंटो सुधार के बाद भारत सरकार अधिनियम 1999 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनों में विभक्त कर दिया गया, भारतीय विधानसभा और भारतीय राज्यसभा। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1935। इस कानून के तहत भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों संघीय, प्रांतीय और समवर्ती में बांट दिया गया। संघ सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायपालिका और केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद जो कानून बना वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत ब्रिटिश संसद की उत्तरदायिता और प्रभु सत्ता की समाप्ति हुई। डोमिनियन व्यवस्थापिकाएं संप्रभु सत्ता संपन्न बन गई। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए। ब्रिटिश सम्राट की देशीय राज्यों से सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण का प्रावधान हुआ। ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही ब्रिटिश सम्राट और भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई और इसी के साथ ये सेशन भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।